जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे गाजल्स लॉ को। गाजल्स लॉ आपका मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। गाजल्स लॉ में कुछ चीज़ें जो अंडरस्टूड हैं वो पिन पॉइंट पे आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है कि गाजल्स लॉ इज़ एप्लीकेबल टू क्लोज सर्फेसेस ओनली। ठीक है, गाजल्स लॉ इज़ एप्लीकेबल टू क्लोज सर्फेसेस ओनली। सिर्फ और सिर्फ जो क्लोज सर्फेसेस आपकी बन रही होंगी उन पे एप्लीकेबल है। किसी भी ओपन सर्फेस के ऊपर गाजल्स लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है सिरे से। दूसरा इसका जो एक मेन हिंट है वो ये है कि ये क्लोज सर्फेसेस के साथ साथ ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसी ज्योमेट्री, ऐसी सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल है जहाँ पे चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो, ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिकल जो कन्फिगरेशंस हो उन पर ही एप्लीकेबल है। सिमेट्रिकल होने का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल एक स्फीयर है, ठीक है, वो उसके अगर ऊपर चार्ज हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो सेंटर से अगर तीनों डायमेंशंस में हम देखें तो उसकी एक जैसी आपको ज्योमेट्री हर तरफ मिलती है। इसी तरह से एक क्यूब है वो भी सिमेट्रिकल है, एक सिलेंडर है वो भी सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर एक बहुत ही कोई रैंडम सी आपकी शेप है जो बेशक क्लोज हो लेकिन आप उसको कोई प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते कि ये कौन सी शेप है, ठीक है, कहीं से वो चौड़ी है, कहीं से नैरो है, कहीं वो बहुत ओपन है, कहीं पे वो अगेन नैरो हो जाती है, कहीं पे टिल्ट है, कहीं पे स्ट्रेट है। तो इस तरह की जो बहुत ही कोई बेहंगम सी रैंडम सी आपकी शेप हो उसमें सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, उसमें अगर चार्ज है आपका तो वो सिमेट्रिकल नहीं रहता, तो वहाँ पे गाजल्स लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाता है बहुत। तो सो मेन टू फीचर्स हैं गाजल्स लॉ के कि एप्लीकेबल टू द क्लोज सर्फेसेस ओनली एंड एप्लीकेबल टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ हो वहाँ गाजल्स लॉ प्रेफर करना, अप्लाई करना प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर लॉ। यानी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड आप किसी और लॉ से भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर कोई आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है तो वहाँ पर हम गाजल्स लॉ सबसे पहले अप्लाई करेंगे, क्योंकि गाजल्स लॉ सिमेट्रिकल केसेस में अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है और आपकी सारी कैलकुलेशन को बहुत इजी कर देता है। ये हम आगे देखेंगे भी सही। लाइक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जो कैलकुलेट किया पिछले चैप्टर में वो बहुत लंबी डेरिवेशन थी, लेकिन अगर गाजल्स लॉ अप्लाई करके हम करेंगे तो आप टोटल 2-3 स्टेप्स में वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। सो गाजल्स लॉ इसलिए ज़्यादा बेसिक, ज़्यादा कन्वीनियंट और ज़्यादा फिजिबल फॉर एप्लीकेशन समझा जाता है, क्योंकि इसकी बशर्ते कि आपकी सर्फेसेस सिमेट्रिकल हों, सिमेट्रिकल सर्फेसेस में इसको अप्लाई करके आप रिजल्ट्स बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सो इसकी बेसिक सी स्टेटमेंट स्टडी करते हैं। द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सर्फेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1/epsilon टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सर्फेस। ठीक है, कोई भी क्लोज सर्फेस आपकी, इसकी हमेशा के लिए मैंने एग्जांपल बैलून की दी जाती है। बैलून एक क्लोज सर्फेस बना रहा है, यानी वो हर तरफ से क्लोज है, कहीं से ओपन नहीं है। या एक आपका वाटरमेलन जो कंप्लीट होता है, घर आते सार जो एक आपका वाटरमेलन कंप्लीट होता है जिसमें इवन वो एक चंक भी कटा हुआ ना हो, पूरा बंद वाटरमेलन जो है उसकी जो सरफेस है दैट्स अ क्लोज सरफेस। लेकिन उसी वाटरमेलन को अगर हम हाफ़ कर दें तो वो 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड हो जाता है। अब वो 2 हेमिस्फीयर क्लोज सर्फेसेस नहीं रही, उनका एक हाफ ओपन हो चुका है, वो ओपन सर्फेसेस हैं। ठीक है, उस पर गाजल्स लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। गाजल्स लॉ की शर्त क्या है कि हमेशा एक आपके फुटबॉल की तरह, आपकी एक प्लेइंग बॉल की तरह, आपकी एक बंद बैलून की तरह, एक बगैर कटे हुए वाटरमेलन की तरह, ठीक है, आपकी ये जो क्लोज सर्फेसेस हैं इनके ऊपर आपका गाजल्स लॉ अप्लाई होगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरह की क्लोज सरफेस में से जो बाहर निकल रही हो वो 1/epsilon टाइम्स होगी हमेशा उस चार्ज के जो इनक्लोज्ड है उस सरफेस के अंदर। ठीक है, गाजल्स लॉ जाहिर है इसके स्टेटमेंट में इनक्लोज चार्ज का जिक्र है, तो इसमें डेफिनेटली सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज होगा तो ही उसकी फ्लक्स बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से बाहर निकल रहा होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बेसिकली हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सो डेफिनेटली चार्ज अंदर इनक्लोज होगा तो ही वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अगर चार्ज ही अंदर नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, उसको कैलकुलेट करना ही फिर बेतुका काम हो जाता है। सो आपका गाजल्स लॉ क्या आपको देता है, किसी भी क्लोज्ड सरफेस, ऐसी क्लोज सरफेस जिसके अंदर कोई ना कोई चार्ज इनक्लोज्ड है, उस क्लोज सरफेस के किसी पॉइंट के ऊपर या उस क्लोज सरफेस से बाहर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन देता है बिकॉज ऑफ द चार्ज इनक्लोज इनसाइड दैट सरफेस। और वो डेरिवेशन ये प्रूव करती है, ये कंक्लूजन क्या है गाजल्स लॉ के, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा इक्वल होगी 1/epsilon टाइम्स चार्ज इनक्लोज इन इट। आपके पास फ्लक्स, इसका मतलब है गाजल्स लॉ के फार्मूले के मुताबिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q/epsilon नॉट।
ठीक है। और जैसे कि पिछले लेक्चर में आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी, दैट इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्लोज सर्फेस ई डॉट डी ए। इन दोनों को अगर हम आपस में कंपेयर कर लें, सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास ये रिजल्ट आता है, ठीक है। इसको मैंने ज़रा मॉडिफाई करके इस फॉर्म में लिख दिया, दिस वन, इंटीग्रल ओवर क्लोज सर्फेस ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आप इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ इसको कह सकते हैं। ये वाली आपकी जो फॉर्म है, ये तो इसकी मेन डेफिनेशन है, गाउस लॉ की स्टेटमेंट है, ठीक है। और अगर इंटीग्रल फॉर्म की हम बात करें तो वो ये हो सकती है। ये ही हम ज़्यादातर अप्लाई करेंगे, जब अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालने की कोशिश करेंगे तो हम यही वाली फॉर्म अप्लाई करते हैं। और इस पर कुछ चीज़ें हैं, आपके ये गाउस लॉ हमेशा अप्लाई होगा ओवर द क्लोज सर्फेसेस, ठीक है। ये आपकी चीज़ क्लोज सर्फेस को रिप्रेजेंट करती है, हमेशा क्लोज सर्फेसेस पे अप्लाई होगा। और वो क्लोज सर्फेस कौन सी होती है, दैट्स गाशियन सर्फेस। एफएससी में भी आपने पढ़ा होगा कि गाउस लॉ जब हम अप्लाई करने जा रहे होते हैं तो हम एक इमेजिनरी सर्फेस खुद से एज्यूम करते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर एक चार्ज इनक्लोज्ड पड़ा हुआ है, तो अगर आपको कोई कहे कि फ़ुटबॉल के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर दें, तो हम फुटबॉल की जिस तरह की सरफेस होती है वैसे ही एक इमेजिनरी सरफेस खुद इमेजिन करेंगे, कंसिडर करेंगे, राइट। और उसके ऊपर एक हम ज़ाहिर ऑब्जर्वेशन पॉइंट बना लेंगे कि उस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो वो आपकी सरफेस क्लोज सरफेस होगी, और उस सरफेस को हम गाशियन सरफेस कहते हैं, गाशियन बाय द नेम ऑफ गाउस। गाशियन सरफेस को कहते हैं, इमेजिनरी सरफेस होती है, वो वहाँ हकीकतन मौजूद नहीं होती, लेकिन हम खुद से कंसिडर करते हैं कि अगर यहाँ पे कोई सरफेस होती है और उसके ऊपर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता तो वहाँ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता, ठीक है। तो ये जो क्लोज सरफेस होती है ये आपकी हमेशा वो वाली गाशियन सरफेस होती है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड at the Gaussian surface. G is for Gaussian surface, okay. So this is the electric field at that Gaussian surface, at any observation point of that Gaussian surface, okay. और ये D एरिया एलिमेंट जो होगा, ये आपका उसी Gaussian surface का कोई एक एरिया एलिमेंट लेंगे आप। इसका मतलब है ये वाली पूरी जो साइड है आपकी, ये Gaussian surface के ऊपर ही लगेगी। ये वाली जो पूरी आपकी टर्म आप कैलकुलेट करोगे, ये Gaussian surface के लिए ही है। क्लोज surface, that is Gaussian surface, electric field at any point of the Gaussian surface and dA area element of Gaussian surface is equal to Q enclosed over epsilon r। ये Q enclosed है, enclosed inside the Gaussian surface, okay। इसका मतलब एक तरह से ये आपकी पूरी की पूरी जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या जो आपको फॉर्मूला है दोनों तरफ से, ये गाशियन सरफेस पे ही अप्लाई हो रहा है। और गाशियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है जिसमें हम इस तरीका कार को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर उस गाशियन सरफेस को वहाँ से आप एक तरह से हटा सकते हैं। पीछे वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट रह जाएगा जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, ओके। सो ये उन्हीं का कंपैरिजन ही है दोनों इक्वेशंस का, एंड दिस इज फाइनली ये फॉर्म है। और एप्सिलॉन नॉट को आप डिवाइड कर दें तो आपकी डेफिनेटली ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ये फॉर्म ज़्यादा रिकमेंडेड है, ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म आप इसको कह सकते हैं, ओके। ये तो आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट था गाउस लॉ का, ओके। अब हम ये देखेंगे कि गाउस लॉ आपका इवन कूलम्स लॉ से भी ज़्यादा बेसिक है, और गाउस लॉ और कूलम्स लॉ आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। गाउस लॉ से आप कूलम लॉ भी डिराइव कर सकते हैं, इसका मतलब है गाउस लॉ ट्रू है, ओके। और कूलम लॉ से ही आगे हम एक तरह से गाउस लॉ निकाल के लाएँ। ये जो फ्लक्स आपने कैलकुलेट की, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की, ये सारी कैलकुलेशंस आपकी कूलम लॉ से ही बेसिकली स्टार्ट हुई थी। इसका मतलब है गाउस लॉ अगर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली 3-4 स्टेप्स में 3-4 और चीज़ों को डिस्कस करते हुए कूलम लॉ से डिराइव करके ला रहे हैं, तो अदर वे राउंड आप गाउस लॉ से स्टार्ट करते हुए कूलम लॉ डिराइव कर सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों लॉज ठीक हैं। कोई से भी दो लॉज जो एक दूसरे से डिराइव हो सकते हैं वो हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसका मतलब वो दोनों ठीक होते हैं, दोनों आपस में कोइंसिडेंट होते हैं, दोनों को एट अ सेम टाइम आप अप्लाई भी कर सकते हैं और दोनों ट्रू भी हैं। सो लेट्स सी कि आपका कूलम्स लॉ कैसे डिराइव होता है फ्रॉम द गाउस लॉ। हम एक सिंपल चार्ज कंसिडर कर रहे हैं, सोर्स चार्ज है ये, और हम कह रहे हैं कि ज़ाहिर है ये इसके सराउंडिंग्स में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और कोई टेस्ट चार्ज क्यू प्राइम हमने इस जगह पर रखा, और यहाँ पे हम डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करना चाहेंगे, इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगी। तो लेट्स सी कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं। गाउस लॉ अगर हम इस पर लगाएं तो डेफिनेटली हमने यहाँ पर एक पूरी, यहाँ पे तो आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है, लेकिन इनफैक्ट 3 डायमेंशन में ये एक स्फीयर है, ठीक है, जो हमने इस चार्ज को सेंटर पर रखते हुए एक स्फीयर बना ली, और वो गाशियन सरफेस है अगर हम गाउस लॉ अप्लाई करेंगे तो। और उस सरफेस के ऊपर आपका टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है, या अदर वे राउंड, टेस्ट चार्ज आप पहले जहाँ रखते हैं उस पॉइंट में से गुजरती हुई एक गाशियन सरफेस बना लिया करते हैं,
बल्कि ज़्यादा बेहतर तरीका है भी यही कि आप पहले टेस्ट चार्ज या ऑब्जर्वेशन पॉइंट की लोकेशन सेलेक्ट करते हैं कि कहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और फिर उसमें से गुजरती हुई गॉसियन सरफेस ड्रा कर ली जाती है। सो यहाँ पर भी ऐसा ही है। सो इस गॉसियन सरफेस में से जो ये बाहर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रही है, दैट इज़ फाई इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू दिस वन आल्सो। सो इन दोनों को आपने कंपेयर कर लिया, वही रिजल्ट आ गया जो ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, दिस वन। ओके राइट। अब यहाँ पे हम जो ले रहे हैं फ़िलहाल वो एक तरह से स्फीयर है। स्फीयर में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ डायरेक्टेड है, और ये जो डी एरिया हम ले रहे थे, वो डी एरिया का मतलब है कि इसी स्फीयर पे आप एक कोई एरिया एलिमेंट डी ए ले रहे हैं। ओके और एरिया एलिमेंट आपको पता है उसका वेक्टर अगर हम ड्रा करें, वेक्टर एरिया जिसको आपने कहते हैं, वो नॉर्मली आउटवर्ड होता है। इसका मतलब है ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, ये भी आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है, हर पॉइंट के ऊपर। अगर ऐसा है तो आप जब ये डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो ई कॉस 0 हो जाएगा। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटेग्रल से बाहर क्यों ले गए? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वही जो मैंने बात की थी कि सिमेट्री होनी चाहिए। सो आपकी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे सेम होता है। अगर हर पॉइंट पे सेम है तो वो इंटीग्रेशन से एज अ कांस्टेंट बाहर निकाला जा सकता है। उसको इंटीग्रेट बाहर ले गए आप कांस्टेंट के तौर पे, इंटीग्रल डी ए किया, दैट इज़ 4πr के एरिया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो गॉसियन सरफेस पे बन रहा है वो ये है। ओके अब हमने बोला था कि दिस इज़ द सोर्स चार्ज एंड दिस इज़ द टेस्ट चार्ज। तो इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो ज़ाहिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगी। अगर हम वो फोर्स निकालना चाहें तो क्या होगी? दैट इज इक्वल टू क्यू प्राइम इंटू ई, एंड ई इज़ दिस वन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डालें तो आपके पास ये चीज़ निकल आती है। एंड दिस इज़ द कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ ही है ना जो आपको क्यू और क्यू प्राइम के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रहा है। हमने तो डेरिवेशन स्टार्ट की थी अपनी गासेस लॉ के कॉन्सेप्ट को लेते हुए, फाइनली हम पहुंच गए कूलम्स लॉ के रिजल्ट पे। इसका मतलब है कि कूलम्स लॉ इज़ डेराइवेबल फ्राम गासेस लॉ, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट गासेस लॉ।